हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पेट का पेपर आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। सो लेट्स स्टार्ट बिना लेट किए डेली करंट अफेयर की सीरीज में सबसे पहली न्यूज के साथ। हालांकि ये न्यूज पुरानी है। आप सभी ने देखा होगा कि उत्तराखंड का जो एक विलेज था धराली, वहां पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से पूरा मडी पूरा फ्लो हो गया था, राइट। पूरा वो गांव ही पूरी तरीके से मतलब बह गया। वीडियो जिस तरीके से आई थी वो काफी ज्यादा डरावनी थी। सो लेट्स नो अबाउट क्लाउड बर्स्ट। काफी ज्यादा भयानक। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। वहां का एक रीजन है, गांव है धराली, जहां पे फ्लैश फ्लड आया। राइट, लैंडस्लाइड्स हुए, फ्लड आया, पूरा का पूरा गांव बह गया। तो क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब नहीं होता कि बादल पूरी तरीके से फट गए और जितना पानी था वो सब बह गया। राइट, ऐसा नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन दी गई है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि अगर रेनफॉल जो है वो 100 mm पर आवर से ज्यादा एक्सीड कर जाए किसी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में, तो इस वाले प्रोसीजर को हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, बादल का फटना कहते हैं। 2023 में आईआईटी जम्मू ने एक स्टडी के थ्रू इसको रीडिफाइन किया कि क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली होता क्या है। उसको फिर से डिफाइन किया और ये बताया कि अगर बारिश 100 से 250 mm पर आवर हो रही है ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर के केवल एरिया में, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहेंगे या बादल का फटना कहेंगे। तो ये जो धराली वाला गांव था, यहाँ पे जो पीछे से नदी बहते हुए आई है, पूरा का पूरा मड अपने साथ लेते हुए, फ्लैश फ्लड लेते हुए, वो रिवर थी खीर गंगा। इस रिवर का नाम आपको याद रखना है। एंड दिस विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? उत्तरकाशी में। ये इंपॉर्टेंट है। राइट, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको फिनोमेना देखने मिल रहा है कि मॉइस्ट एयर ऊपर उठी, धीरे धीरे क्लाउड्स फॉर्म किया, माउंटेन से टकराया, एंड देन ये पूरा पूरा फ्लैश फ्लड के रूप में पूरा स्लोप से बहते हुए ये आया। आपको इमेज दिखाऊं तो ये रहा वो इमेज। यहाँ से पानी जो है वो बहते हुए आया। पूरे यहाँ बिल्डिंग्स थे, होटल्स थे, बिल्डिंग्स थे, पूरे के पूरे ढह गए। लैंडस्लाइड्स हुए। अगर आप वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें लोग भाग रहे थे, बट आई डोंट नो क्या ही हुआ होगा। इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो ये धराली विलेज उत्तराखंड में लोकेटेड है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके उत्तराखंड को 9th ऑफ नवंबर ईयर 2000 में फॉर्म किया गया था। इसकी कैपिटल है देहरादून, जो कि विंटर कैपिटल है, और समर कैपिटल है गैरसन। इस टाइम पे आपको उत्तराखंड के सीएम देखने मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी जी। ये हो गई इसके स्टैटिक पोर्शन की कुछ बातें। लेट्स मूव विद द another news that is related to बैंक। इंडस इंड बैंक, बहुत सारे लोगों का अकाउंट पे होगा इस बैंक में। अभी हाल ही में इंडस इंड बैंक के सीईओ को अपॉइंट किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। उनका नाम है राजीव आनंद जी। कितने सालों के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है? फॉर द पीरियड 3 इयर्स। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 25 अगस्त से चालू होगा और 24 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर चलेगा। मतलब पूरा पूरा 2025 से लेके 2028, यानी कि 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। अब इंडस इंड बैंक की अगर हम बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया है अप्रैल 1994 में। किसके द्वारा इस बैंक को सेटअप किया गया है? तो हिंदुजा ग्रुप, काफी फेमस ग्रुप है, और फाउंड किया गया है, जिनका नाम है श्रीचंद पी हिंदुजा। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। तो किसे एमडी सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में? तो उनका नाम है राजीव आनंद। इंडस इंड बैंक की ये बात हमने यहाँ पर की। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू हिरोशिमा डे। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों ही आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते होगे, वर्ल्ड वॉर टू पढ़ते होगे, वर्ल्ड वॉर टू का टाइम पीरियड 1939 से लेके 1945 तक चला। ये वॉर यूएस से एक्चुअली इन्वॉल्व यूएस से था नहीं वर्ल्ड वॉर टू में, पहली बात तो ये। बट जापान ने जब गलती से यूएसए का एक आइलैंड जिसका नाम पर्ल आइलैंड उसे उड़ाया, उसके बाद यूएस इसमें इन्वॉल्व हुआ। यूएसए ने बॉम्बिंग करी जापान के ऊपर। तो यूएसए ने जब जापान के ऊपर बॉम्बिंग की तो दो जगह, एक तो हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा जो कि हॉन्शू आइलैंड पे लोकेटेड है जापान के, और नागासाकी जो कि क्यूशू आइलैंड पे लोकेटेड है जापान के। सबसे पहले हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया। 6 अगस्त का वो दिन था। उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। दूसरा, तब भी जापान क्योंकि रुका नहीं था, फिर भी जापान इधर उधर अटैक रैंडम कर ही रहा था, यूएसए ने एक और बॉम्ब को ड्रॉप किया।
नागासाकी पे 9th ऑफ अगस्त को, और इस बॉम्ब का नाम था फैट मैन। तो 6th ऑफ अगस्त वो डे है जहां पर हिरोशिमा पे जब बॉम्ब गिराया गया, और 9th ऑफ अगस्त वो डे है जब नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया। ये दोनों ही बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब थे जिनके बैड वाले इम्पैक्ट आज भी देखने मिलते हैं। आज भी इन दोनों जगहों पर बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं क्योंकि उनका रेडिएशन इतना तगड़ा था। तब का 1945 की ये बात है, तब से लेके आज तक चीजें सही नहीं हो पाई हैं। तो 6th ऑफ अगस्त को हिरोशिमा डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं 9th ऑफ अगस्त नागासाकी डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। एटॉमिक बॉम्ब की अगर हम बात करें तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये फिजन के प्रोसेस पे काम करता है। फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फिजन मतलब जुड़ना होता है। तो ये फिजन के प्रोसेस पे काम करता है एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ पर्सनैलिटी जिनका नाम है सत्यपाल मलिक जी। बहुत ही फेमस नाम रहा है क्योंकि इनके अगेंस्ट ना एक केस था। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, 79 ईयर्स के ये थे। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह, जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर फिर भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलाता था। भारत का भले पार्ट था, बट उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, उनका विधानसभा का जो भी प्रोसीजर है वो अलग था, उनका फ्लैग अलग था, सारी चीजें अलग थी। बट 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को, दोनों को यूटी का दर्जा दिया गया। 5 अगस्त 2019 में यहाँ पे एक आर्टिकल 370 हुआ करता था जिसे हटाने की बात की गई। उस टाइम पर भी यहाँ पर आपको गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ही देखने मिलेंगे। इनकी डेथ हुई है किडनी फेलियर की वजह से। और अगर आप अभी 5 अगस्त 2025 की बात करो तो छठी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की जब आर्टिकल 370 को हटाया गया। आर्टिकल 35A के कुछ क्लॉजेस को भी हटाया गया क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कोई भी रूल रेगुलेशन इंडिया का मानता नहीं था। बट आर्टिकल 35 के क्लॉज ए के तहत अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है, और यूटी आ गया है, यूटी का दर्जा दे दिया गया है, तो जो भी डायरेक्ट कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। सत्यपाल मलिक की अगर बात की जाए तो ये बिहार, गोवा, मेघालय के भी गवर्नर के फॉर्म में ये काम कर चुके हैं। 2018-19 में ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे। इनके अगेंस्ट एक वो था, केस चल रहा था कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि जितने पैसे अलोकेट किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके पैसे वहां पर दिखे नहीं, मतलब कुछ धांधली हुई थी। और ऐसा ब्लेम लगाया गया था कि इन्होंने वो धांधली की थी। तो जो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ये चेनाब नदी पे 2019 में बना था। इसी को लेकर के विवाद था। साथ ही अगर आप अभी रिसेंट की बात करो तो आर्क ब्रिज, जिसे इनॉग्रेट भी अभी किया गया है हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में, और ये भी चेनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी हाइट जो है वो एफिल टावर से भी ज्यादा है। राइट, एफिल टावर से भी ज्यादा आपको टॉल देखने मिलेगा ये चेनाब ब्रिज। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन से स्टेट के गवर्नर के तौर पे इन्होंने काम किया है वो याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। कश्मीर जिसे हम हेवन कहते हैं, हेवन ऑन अर्थ, यहाँ पे मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं काफी सारी, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है झेलम, जिसके किनारे श्रीनगर लोकेटेड है। यहीं पर आपको पीर पंजल रेंज देखने मिलेगी, कश्मीर वैली देखने मिलेगा जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजल रेंज के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे लैंग्वेजेस की अगर आप बात करो तो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने मिलेंगे। एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज शिकारा बोट फेस्टिवल। यहाँ पे आपको नाव देखने मिलती है, कुछ इस टाइप की नाव होती है। तो वो जो है शिकारा बोट कहा जाता है इसको, उसी पे ये फेस्टिवल इनॉग्रेट किया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एडिशन बिम्स्टेक के ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया गया 4 अगस्त को। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? दिल्ली में। बिम्स्टेक की अगर आप बात करो तो इसे 1997 में बनाने की बात कही गई थी, और 1999 से इसने अपना काम करना शुरू किया था। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर ढाका में लोकेटेड है और इसके अंडर में टोटल 7 कंट्रीज आते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड। अभी इसकी कुछ दिनों पहले समिट हुई थी थाईलैंड में जहां पर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी क्या हो रहा है, इसके पहले एडिशन का म्यूजिक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया
दिल्ली के भारत मंडपम में। थीम क्या रखी गई? सप्त सुर। 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पाधा नीसा। ये इसकी थीम रखी गई 7 नेशंस 1 मेलोडी, क्योंकि बिम्स्टेक के अंडर में टोटल 7 कंट्रीज आती हैं, दैट्स व्हाई इसकी थीम भी रखी गई है सप्तसुर, 7 नेशंस 1 मेलोडी। कल्चरल और रिलीजियस, इन दोनों चीजों पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा और उसे बढ़ावा भी दिया जाएगा, क्योंकि साथ में मिलकर के काम करना है, दैट्स व्हाई। तो पहला एडिशन है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। अगली न्यूज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में एशियन जाइंट टॉर्टॉइस को री इंट्रोड्यूस किया गया है नागालैंड में। सबसे पहली बात, अगर एशियन जाइंट टॉर्टॉइस की आप बात करो तो ये पाए जाते हैं एशिया में। री इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया है? नागालैंड में। तो री इंट्रोड्यूस आखिर क्यों किया गया है? क्या इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी? सो आंसर इज यस। कहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया है? नागालैंड में भी। तो जेलियांग कंजर्वेशन साइट है जहां पर इन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि आईयूसीएन की लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा था। खाते क्या है ये? इनकी डाइट क्या है? ये बैम्बू खाते हैं। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, दैट्स वाई इनको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वापस से। कहाँ पर ये पाए जाते हैं यूजुअली? तो ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जहां पर ये जेलियांग कंजर्वेशन साइट है, वहां पर आपको बहुत सारी ट्राइब देखने मिलती है, दैट इज जेलियांग ट्राइब, नागा ट्राइब। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है नागालैंड के? तो ये पेरेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जेलियांग कंजर्वेशन साइट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 3 स्टेट्स का जंक्शन देखने मिलता है। यहाँ पे आपको असम, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों स्टेट से लगा हुआ जेलियांग कंजर्वेशन साइट आपको यहाँ पे दिखेगा। नागालैंड की अगर कैपिटल की आप बात करो तो कोहिमा, नागालैंड विच इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, अभी हाल ही में कंडक्ट की गई अगस्त में। आरबीआई की अगर आप बात करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बनाने का प्रपोजल 1934 में दिया गया और 1 अप्रैल 1935 को फाइनली इसे बना दिया गया। आरबीआई में आप देखोगे तो गवर्नर एक होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एट प्रेजेंट गवर्नर के तौर पे कौन काम कर रहे हैं? 26 नंबर के संजय मल्होत्रा जी, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। 1937 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई किया गया। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। 2016 से ये बोला गया था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे। किसके रिकमेंडेशन पे? उर्जित पटेल जी की रिकमेंडेशन पे, जो उस वक्त गवर्नर की पोस्ट पे काम कर रहे थे। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और समिट इस मीटिंग को हेड करते हैं हमारे गवर्नर आरबीआई के। और ये जो बैठक है, ये हर 2 महीने में कंडक्ट की जाती है। यानी अगर पूरे साल को आप कैलकुलेट करो तो पूरे साल में 6 बार आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक देखने मिलेगी। अभी 6 अगस्त को ये मॉनेटरी पॉलिसी बैठक हुई है और यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को किस तरीके से रेगुलेट करना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देती है। ये रेपो रेट कितना बताया इन्होंने इस मीटिंग में? 5.5%, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया। इंडिया की रियल जीडीपी भी बताई गई है 6.5% की। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, सो दैट मनी सप्लाई को मार्केट में मेंटेन किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रिजर्व रेपो रेट की बात करो, तो जैसे एसबीआई है या कोई भी कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई को पैसा देते हैं। आरबीआई को पैसा देते हैं, इसलिए ऐसा होता है सो दैट अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो गई है तो उसे कंट्रोल किया जाए, तो ट्रिपल आर लगाया जाता है। ये दोनों रेट हैं जिन्हें रेगुलेट करने की बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में की जाती है। जितनी बार भी बैठक हुई है, ऐसा कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी तक तो सेम ही सेम रखे जा रहे थे। अभी थोड़ा बदलाव हुआ है, 5.5% रेपो रेट कर दिया गया है और भारत की जीडीपी 6.5% कर दी गई है, दोनों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोदी जी जा रहे हैं चाइना। जी हाँ, चाइना और इंडिया के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे चल नहीं रहे थे, क्योंकि गलवान वैली का जब से क्लैश हुआ था लद्दाख में 2020 के टाइम पे, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए थे उसमें। उसके बाद से चाइना के साथ कुछ खास हमारी बन नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद अब मोदी जी पहली बार, मतलब इस क्लैश के बाद पहली बार चाइना विजिट करने वाले हैं। लास्ट टाइम की अगर विजिट की आप बात करो तो 2019 में मोदी जी ने चाइना विजिट किया था और 2019 में ही चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने इंडिया को भी विजिट किया था। ये आए थे तमिलनाडु में महाबलीपुरम पे। तो मोदी जी जब चाइना जाएंगे ना तो ये जापान भी जाने वाले हैं। 29 ऑफ अगस्त को ये जापान जाएंगे, वहां पे बाइलेटरल समिट को होस्ट करेंगे।
जो कि टोक्यो में होने वाला है, टोक्यो विच इज कैपिटल ऑफ जापान, और ये टोक्यो लोकेटेड है हॉन्शू आइलैंड पे। उसके बाद ये 31 अगस्त को जाएंगे चाइना। वहां पे ये एससीओ की समिट को पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी तक डिफेंस की एससीओ की समिट और एक्सटर्नल मिनिस्टर्स की हो चुकी है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ऑलरेडी विजिट करके आ चुके हैं। अब जो समिट हो रही है वो मेन लीडर्स की समिट हो रही है, इस वजह से मोदी जी जाएंगे और एससीओ में पार्टिसिपेट करेंगे इस समिट में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2001 में इसे बनाया गया था, तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। 2023-24 की अगर आप बात करो तो ईरान भी इसमें जुड़ चुका है। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है शंघाई में। कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट हैं तो चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान, बेलारूस सबसे न्यूएस्ट कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे के सारे, और ईरान, जो कंट्रीज है वो एससीओ का पार्ट है। एससीओ के लीडर्स की समिट में मोदी जी पार्टिसिपेट करने जाने वाले हैं चाइना। कहाँ पे ये बैठक होगी तो तेंजिन चाइना में एक जगह है, वहां पर ये बैठक होने वाली है। लास्ट अगर एससीओ की लास्ट एससीओ नहीं, मोदी जी कब लास्ट टाइम शी जिनपिंग से मिले थे तो वो ब्रिक्स की समिट में मिले थे, जब ये ब्राजील में होस्ट किया जा रहा था। और एससीओ की जो 2024 वाली समिट थी ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये रशिया में कंडक्ट हुई थी, जहां पर कजान डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। So this is a static portion of SCO. Now moving with the next news that is related to एक treaty जिसका नाम है INF Nuclear Arms Treaty 1987। रशिया ने ऑफिशियली इससे एग्जिट मार लिया है, अब रशिया इसका पार्ट नहीं है। तो जानते हैं INF न्यूक्लियर ट्रीटी आखिर है क्या, जिसे साइन किया गया था 1987 में। इसका फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रिटी, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए साइन किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। रशिया और यूएसए ने इसे साइन किया था साथ में। अब रशिया और यूएसए की तो वैसे भी नहीं बनती है, आप सभी को पता है। अब रशिया ने क्या किया है, अब इससे एग्जिट मार लिया है। ये जो ट्रीटी थी इसे रेक्टिफाई किया गया था 1988 में। ये बोला गया था कि 500 से लेके 5500 किलोमीटर रेंज वाले जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन्हें बैन किया जा रहा है, कि इनका इस्तेमाल इन फ्यूचर नहीं किया जाएगा। बट अभी आप देख ही रहे हो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइम से चला आ रहा है। यूएसए ने अभी हाल ही में, अभी मैंने न्यूज में भी पढ़ाया था कि रशिया के पास जाकर के अपने सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया है, कि अगर रशिया कुछ भी इधर उधर करेगा तो तुरंत ये अटैक करेंगे। तो रशिया ने क्या किया है, इन सारी चीजों से खुद को बाहर कर लिया है। मतलब अब रशिया क्या कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल फ्रीली कर सकता है, क्योंकि अब तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो कोई रोक टोक है ही नहीं। जब ये ट्रीटी साइन की गई थी तो यूएसए की तरफ से रोनाल्ड रेगन ने पार्टिसिपेट किया था, और रशिया की तरफ से माइकेल, आप यहाँ पे दोनों पर्सनालिटी को देख सकते हो। इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था जब ट्रीटी को साइन किया था। बट अब तो फिलहाल रशिया ने इससे एग्जिट ही मार लिया है, तो बात ही खत्म हो गई। बट ये ट्रीटी हमारे लिए जरूरी है, कब साइन किया गया था इसे, कब इसे रेक्टिफाई किया गया था, और इसके अंदर क्या बात बोली गई थी। नाउ लास्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कर्तव्य भवन। हमारी ओल्ड पार्लियामेंट जिसे जाना जाता था, जिसे अगर उसका आर्किटेक्चर आप देखो तो वो योगिनी टेम्पल के आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। योगिनी टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अब इसका नाम बदल करके संविधान भवन कर दिया गया है। पुराने वाले पार्लियामेंट को आर्किटेक्ट किया गया था बाय ल्यूटियन एंड बेकर, लेकिन जो नई वाली बिल्डिंग है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में डेवलप किया गया। इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2019 में। टाटा ग्रुप ने इसे डेवलप किया, और नई बिल्डिंग में अब अगर आप देखो तो सेपरेट रूम्स आपको देखने मिलेंगे। अभी हाल ही में 10 बड़े बड़े रूम्स को इनॉग्रेट किया गया है, जिन्हें कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। ये जो कर्तव्य भवन है ये बेसिकली हाई अथॉरिटी, जिनके पास मिनिस्ट्री है लाइक होम अफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये उनके लिए अलॉट किया गया है। और इसे इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो भवन है कर्तव्य भवन, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग में है। ठीक है, तो बस इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है कि किसने इनॉग्रेट किया। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।